हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट मेजर फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल सकें। तो इस वीडियो में टॉपिक रहेगा मृदा की उर्वरता का इतिहास। प्राचीन इतिहास काल से ही मृदा उर्वरता का प्रबंधन चला आ रहा है। प्रारंभ में सभ्यताओं ने कृषि उत्पादकता के लिए मृदा उर्वरता के महत्व को पहचाना और मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न विधियाँ विकसित की। पुराने तरीकों में से एक गोबर की खाद का प्रयोग मृदा उर्वरता प्रबंधन में किया जाता था। मिस्र, यूनानी और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताएं अपनी फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करती थीं। वे फसल चक्र भी अपनाते थे ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे। मध्यकाल में मिट्टी की उर्वरता बहाल करने के लिए परती नामक तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा था। इस विधि में मिट्टी को आराम देने और पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने के लिए खेती को कुछ समय के लिए बिना जोते छोड़ दिया जाता था। जस्टन वॉन लिविंग रसायन के ज्ञानी ने 18वीं शताब्दी में पौधों की वृद्धि के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता की खोज की। किसी एक पोषक तत्व की अनुपस्थिति पौधों की वृद्धि को सीमित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कृत्रिम उर्वरकों का विकास हुआ, जो पौधों की आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकते थे। अल्बर्ट हावर्ड मृदा वैज्ञानिक सर ने 20वीं सदी के आरंभ में जैविक खेती की अवधारणा विकसित की, जिसमें मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए कंपोस्ट और हरी खाद जैसे जैविक पदार्थों के प्रयोग पर जोर दिया गया। मृदा उर्वरता प्रबंधन आज टिकाऊ कृषि का महत्वपूर्ण घटक है। किसान मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें जैविक और संरक्षण जुताई शामिल है। इन प्रथाओं का लक्ष्य मृदा को स्वस्थ बनाए रखना है, फसल उपज को अधिक करना है और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है। इसके बाद है पौधों के पोषण का इतिहास। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पादप पोषण का इतिहास शुरू होता है, जब पादप पोषण की अवधारणा पहली बार प्रस्तावित की गई थी। इससे पहले यह माना जाता था कि पौधे उस मिट्टी से पोषक तत्व को अवशोषित करके बढ़ते हैं जिनमें उन्हें लगाया जाता है। कई वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग से पता चला है कि पौधों की अपनी वृद्धि के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इनमें से किसी एक पोषक तत्व की अनुपस्थिति पौधों की वृद्धि को सीमित कर सकती है। जर्मन रसायनज्ञ जूलियस वॉन सैक्स ने 1840 के प्रयोग करके दिखाया कि पौधों को अपनी वृद्धि के लिए एनपीके की आवश्यकता होती है। पौधे अपने जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन बेनेट लॉज और उनके सहयोगी जोसेफ हेनरी गिलबर्ट ने 1850 में इंग्लैंड के रोथमस्टेड में दुनिया का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। उनके प्रयोगों से एनपीके के महत्व का पता चला। उनका पहला व्यावसायिक उर्वरक विकसित हुआ, जिसे सुपर फॉस्फेट कहा गया। इसके बाद है अनिवार्यता के मापदंड।
इन मापदंड का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई विशेष पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है या नहीं। पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पोषक तत्व की आवश्यक होनी चाहिए, अर्थात पौधे पोषक तत्व के बिना जीवन पूरा नहीं कर पाते हैं। पोषक तत्वों को प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण जैसी आवश्यक चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होना चाहिए। पोषक तत्व पौधों के चयापचय में आवश्यक कार्य करने की क्षमता में अद्वितीय होना चाहिए। इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। किसी पौधे में पोषक तत्व की कमी है तो पोषक तत्व की पूर्ति करके कमी को ठीक किया जाना चाहिए। आवश्यक पादप पोषक तत्वों की भूमिका, कमी और विषाक्तता के लक्षण। नाइट्रोजन की भूमिका। नाइट्रोजन अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है। यह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसकी कमी। इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और PDF भी मिल सकें।